नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली 30 में। डेली 30 के आज का जो टॉपिक है 23 जून 2020 को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियों पर प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ में आज का जो करंट अफेयर है उसको भी हम देखेंगे। तो 20 क्वेश्चन पाचन ग्रंथियों पे और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर। डेली की तरह 30 प्रश्न 30 क्वेश्चन आज भी हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सरल प्रश्न है। आमाशय के पश्चात भोजन जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस भोजन में मिला दिया जाता है और जब ये रस मिलता है तो इसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो किससे होता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम से होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। जो लिपिड्स का पाचन होता है वो इनमें से किसकी उपस्थिति में होता है? कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे इसमें शामिल हों। इनमें से जो पित्त अम्ल है ये, और साथ में जो लाइपेज है, पित्त अम्ल और लाइपेज, ये जो दो हैं ये लिपिड्स के पाचन में सहायक होते हैं। इस तरीके से उत्तर हो जाएगा सी। और जो हमारा भोजन है ये लिपिड्स, सरल वसाओं या ट्राइग्लिसराइड के रूप में अधिक मात्रा में होता है। जो भोजन की सामग्री है वो अधिकांश मात्रा में लिपिड्स के रूप में ही होती है और लिपिड्स के पाचन में ये जो लाइपेज एंजाइम है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पित्त अम्ल की भी इसमें भूमिका होती है। अगर भोजन पचेगा नहीं तो अपच की समस्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। कथन कारण का प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है ये। केवल यहां पर दिया हुआ है क्षुद्रांत में होता है, तो जहां पर भी केवल आएगा ये गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, तो ए गलत है और आर सही है। इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ए गलत है और आर सही है। तो ए गलत और आर सही, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन पे ही नॉर्मली ये दिया होता है, वैसे देख लिया कीजिए। अगला कथन कारण का प्रश्न है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? पहले तो आप कथन कारण प्रश्नों को उत्तर कैसे देते हैं ये सीखिए। अगर ये कथन है तो पहले आप इसको देखिए कि ये बात सही है कि नहीं है। अगर ये बात सही है तब इस पे आगे विचार होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं, पहले ये चेक कीजिए। तो यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम क्या ये उत्पन्न करता है? अब इसको हम चेक करेंगे तो पता चलेगा कि यकृत कोई भी वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। अब इसका उत्तर निकालना आसान है, केवल एक सही है दूसरा गलत है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगर अब ये भी सही होता तो अब इसमें हम देखते क्या दूसरा स्टेटमेंट जो है ये पहले की व्याख्या कर रहा है। अगर व्याख्या करता तो क्या होता? ए हो जाता, दोनों सही है और सही कारण भी है, व्याख्या भी कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो बी हो जाता कि दोनों सही तो हैं लेकिन आपस में व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से इसका उत्तर निकाला जाता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है यकृत। यकृत जो है बहुत बड़ी ग्रंथ होती है हमारे शरीर की, लगभग 2 किलोग्राम, 1.5 से 2 किलोग्राम वजनीय होती है और ये उदर गुहा में दाईं ओर सबसे ऊपर के भाग में डायाफ्राम के नीचे स्थित होती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए हैं। यकृत शरीर का जो वजन है, यकृत शरीर का वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यकृत शरीर नहीं, यकृत का वजन, यकृत शरीर इसमें क्या, कोई बात नहीं है, शरीर यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। तो ये दूसरा, पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट है कि यकृत का शरीर के उपापचय में महत्वपूर्ण स्थान होता है, महत्वपूर्ण हाथ होता है। क्या इसका रोल होता है? हाथ का मतलब यहाँ पर रोल से है, इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। ये हैंड यहाँ पे लिखा है, ये गलत लिखा है, ये रोल होना चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रोल। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे
विशाल रसायन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी रसायन की फैक्ट्री है वो किसको कहा जाता है? अगर ये आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप यकृत इसको टिक कर दीजिएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, यकृत में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है? रक्त में थक्का अगर न जमे तो दिक्कत हो जाए। कौन सा प्रोटीन है जो यकृत में पाया जाता है और रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? यह है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फाइबर से ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाली प्रोटीन हेपेरिन का उत्पादन आमाशय के द्वारा होता है। हेपेरिन रक्त को जमने से रोकने वाली प्रोटीन है, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसका उत्पादन है ये कहाँ होता है, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो इसका आमाशय में उत्पादन नहीं होता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? इसका उत्पादन होता है यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत में इसका उत्पादन होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। और जहर खाए व्यक्ति की मृत्यु की जांच यकृत के द्वारा की जाती है, यकृत की ही जांच की जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो केवल दो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि पित्ताशय एक रस यानी कि जिसको पित्त कहते हैं इसका स्राव करता है जो यकृत में एकत्र होता है। ध्यान से पढ़िए, जो पित्त है जिसको आप एक रस के रूप में जानते हैं, है ना, पित्त, कभी कभी आपको पित्त की उल्टियां होती हैं, तो इसका कलर भी अभी हम इस पे बात करेंगे, लेकिन यकृत में ये उत्पादित होता है और पित्ताशय, पित्त धन आशय से बना है, यानी कि यहाँ पर एकत्रीकरण होता है। तो ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि पित्त आंत में वसा को विखंडित करने वाले एंजाइमों की क्रिया को मंद करता है। एंजाइमों की क्रिया को ये मंद नहीं करता है, विखंडित करने वाले एंजाइमों की क्रिया को ये तीव्र करता है, यही इसका रोल ही होता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए और इसका सही उत्तर हो गया डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। नेक्स्ट, पित्त एक पीला हरा क्षारीय द्रव है, क्षारीय द्रव है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पीला हरा इसका कलर होता है और सर्वाधिक मात्रा में 85% के लगभग इसमें क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, 85%। उसके बाद में पित्त अम्ल और पित्त वर्णक और अन्य कार्बनिक पदार्थों की बारी आती है, लेकिन जल सबसे ज्यादा इसमें होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी यानी नलिक विहीन तथा बाह्यस्रावी नलिका युक्त दोनों होती है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो दोनों रूप में होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों रूप में होती है और ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक प्रश्न भी अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैंक्रियाज, इसको अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? जो अग्नाशयिक रस होता है उसमें क्या मिलता है? अग्नाशयिक रस जो होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक क्षारीय द्रव है और ये क्षारीय द्रव जो है इसमें एमाइलेज, माल्टेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज ये सब पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो एमाइलेज और माल्टेज है ये कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज वसा को, लाइपेज जो हो जाएगा वसा को, और जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को, अभी इस पे हमने प्रश्न भी किया था, और एमाइलेज जो है, एमाइलेज और माल्टेज ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इस पर पहले भी हम प्रश्न कर चुके हैं। लैंगरहंस की द्वीपिका से इंसुलिन का स्राव होता है और ये रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो डायबिटीज हो जाता है, जिसको आप शुगर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टाइलिन लार ग्रंथि, रेनिन जठर ग्रंथि और सुक्रोज आंत्र ग्रंथि। अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। टाइलिन लार ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। रेनिन जठर है और सुक्रेज आंत्र ग्रंथि है। पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर तो यही होगा कि इनमें से कोई उत्तर ऐसा नहीं है जो सही सुमेलित ना हो। कुल मिलाकर ये सब सही सुमेलित है, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे बड़ी दूसरी जो ग्रंथि है, सबसे बड़ी तो यकृत हो गई और यकृत के बाद में अगर कोई ग्रंथि है तो वह है पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
कल का जो हमने डेली 30 डिस्कस किया था उसमें 2 प्रश्न या 2 फैक्ट गड़बड़ हो गए थे, ये आप कह सकते हैं। और ये जो फैक्ट हैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 था ऑकलैंड का कार्यकाल, तो उसमें गड़बड़ हो गया था। ऑकलैंड का जो कार्यकाल है ये सही कार्यकाल मैं यहाँ बताया दे रहा हूँ, 1836 से 1842 तक था। और एक इसमें गड़बड़ हुआ था कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो द्वितीय हुआ है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ, और ये मंगलौर की संधि, जो मंगलौर की संधि थी, है ना। आंग्ल मैसूर युद्ध में जो चीजें गड़बड़ हुई थी उसको ध्यान रखिएगा, ये मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। किस संधि से? मंगलौर की संधि से ये समाप्त हुआ था, तो ये मंगलौर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अग्नाशय के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है जो अग्नाशय के संबंध में सही नहीं है। पहला इसका स्टेटमेंट है कि यह अग्नाशयी रस का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। यह इंसुलिन का स्रावण करता है, ये भी सही है। यह ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण करता है, ये भी सही है। अगला है कि ये मूत्र को छानता है, इट फिल्टर्स यूरिन, यूरिन को फिल्टर करने का काम ये नहीं करता है। कौन सा अंग है जो ये कार्य करता है, ये आज का प्रश्न है, कमेंट करके आप बताएंगे। पित्ताशय पाया जाता है, पित्ताशय के बारे में कहा जाता है कि अधिकतर जो रीढ़ की हड्डी वाले पशु हैं, पशु हम लोग भी हैं, ये ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में मनुष्य भी एक पशु है ना, तो सोशल एनिमल है, बस इतना अंतर है। तो अधिकतर जो रीढ़ की हड्डी वाले जो पशु हैं उनमें पित्ताशय पाया जाता है। बाकी पित्ताशय के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। वयस्क मानव की पित्ताशय में लगभग कितनी मात्रा में पित्त पाया जाता है, उसकी मात्रा भी आपसे पूछी जा सकती है। जो एक वयस्क मानव है, एडल्ट है जो, उसमें 50 ml के करीब पित्त पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये जो प्रश्न होते हैं इसमें सब जो अमाउंट होता है वो अमाउंट लगभग होता है, और इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो होता है वो 50 ml है। और अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, उसके बाद में करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त जो होता है ये क्षारीय होता है, पहले भी आपको मैंने बताया, और जो क्षारीय है उसका पीएच मान जो होगा वो सेवन से अधिक होगा। सेवन से जो कम होता है, अगर सेवन से अधिक है तो वो क्षारीय होता है, और सेवन से जो कम है तो वो अम्लीय होता है। प्रकृति उसकी अम्लीय ही तो होती है, तो ये क्षारीय होता है, इसका 7.7 होता है पीएच मान। चलिए आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बीओ का क्रैश कोर्स या बीओ पीटीसी और सीरीज के नाम से हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप बीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कुछ पीडीएफ्स, कुछ वीडियोस, 10 प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज, और पुराने जितने भी हमने वीडियो डिस्कस किए हैं मॉक टेस्ट, उनके पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन, और जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किए हैं उसके वीडियो, और साथ में हम उसके पीडीएफ भी आपको उसमें प्रोवाइड करा रहे हैं मात्र 499 रुपये में। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू, या हमारा नंबर है 6307281212, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 6307281212, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और इस पर जानकारी आपको दे दी जाएगी। करंट अफेयर का आज का पहला प्रश्न है, येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत की कौन सी रैंक है? ये प्रश्न मुझे बार बार लग रहा था कि ये छूट तो नहीं गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने एक बार देखा तो मुझे लगा कि इसको अगर डिस्कस कर भी लिया है मैंने, तो फिर से एक बार हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस समय जो भारत की इस बार जो रैंक रही है, और ये 106वीं रही है। पर्यावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जो है वो भारत जलवायु परिवर्तन के मामले में 106वीं रैंक पर रहा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय नौसेना द्वारा मिशन सागर लॉन्च किया गया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये जो प्रश्न है ये निश्चित तौर पर पूछा जाना है, इसका रिवीजन के तौर पर मैंने यहाँ पर रखा है कि आप इसको भूलिएगा नहीं। विदेशों में जो कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दवाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए इसको चलाया गया था, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी को घर घर न पहुंचे, घर घर पे निगरानी करने के लिए, खत्म करने के लिए घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? और ये एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली जो सरकार है वो है उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, यहाँ पे तो खैर ऑप्शन ही नहीं है, ये पंजाब सरकार है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के अंत तक भारत अमेरिकी सरकारी प्रतिभूति का धारक देश बनेगा कितने क्रम का? जो वहां की ट्रेजरी है अमेरिका की, वो विश्व स्तर की सबसे सिक्योर ट्रेजरी मानी जाती है, और इस ट्रेजरी में
जो भारत है वो 12वां सबसे बड़ा धारक बनने जा रहा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बिल, नोट्स, बॉन्ड, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज, ये सभी मामलों में यूएसए की जो ट्रेजरी है वो दुनिया भर की किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए सबसे सुरक्षित संपत्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। तो भारत का इसमें अच्छा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है आज ही के दिन 23 जून को ही मनाया जाता है। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में आज ही के दिन कब की गई थी? 1894 में। तो इसलिए इसी डेट को चुना गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। जगन्नाथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? जगन्नाथ यात्रा इस बार कोविड-19 के तहत नए नियमों के अंतर्गत आयोजित की गई है और ये जो यात्रा है या पुरी का जो उड़ीसा में जो पुरी स्थान है वहां पर ये आयोजित की जाती है और इस बार भी ये आयोजित की गई है। उड़ीसा का जो जगन्नाथपुरी है, पुरी के जगन्नाथ में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस बार जो है अपेक्षाकृत कम भीड़ यहाँ पर आई थी। कुछ निश्चित दिशा निर्देश थे, उसके तहत इसको किया गया। और ये घटना जो है, ये यात्रा जो की जाती है, ये भगवान जगन्नाथ को अपने बड़े भाई भगवान बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ में यात्रा करते हुए चिन्हित कराया जाता है। यही इसकी प्रक्रिया होती है, इसी के तहत ये यात्रा निकाली जाती है। ध्यान रखिएगा, कल्चर में ये प्रश्न आपसे आर्ट एंड कल्चर में पूछा जा सकता है। भगवान बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ में यात्रा करते हुए दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? कोविड-19 के तहत सुरक्षित यातायात, सड़क दुर्घटना या किससे? तो ये जो है, ये कम कार्बन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने से है कि जो कार्बन निस्सृत होता है उससे उसमें कमी लाई जा सके। उसमें कुछ अगर कमी होगी, अगर हम ऐसे कुछ प्रोजेक्ट अपनाएंगे, परिवहन प्रणाली में इसका उपयोग करेंगे, तो ये जो 24 जून को इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की योजना है, यानी कि कल की डेट में लॉन्च किया जाएगा और भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए ये कारगर हो सकता है अगर इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन किया गया। और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में डिकार्बनाइजिंग परिवहन जो है, इसको शार्ट में कहते हैं DTEE। इस परियोजना का ही ये हिस्सा है, DTEE, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में डिकार्बनाइजिंग परिवहन, इसी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के बाद आए एक वैश्विक आर्थिक संकट के बाद किस सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी कार्य वीजा को निलंबित करने का फैसला किया? ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी वीजा जो है, ये यूएसए ने अभी निलंबित कर दिया है और इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा और ये माना जा रहा है 5,25,000 नौकरियां अमेरिका के लोगों के लिए वहां पर जनरेट हो जाएंगी, क्योंकि बाहरी लोग कार्य करते हैं वहां पे। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में रिकॉर्ड 47 मिलियन लोग अपनी नौकरी इसके कारण, कोविड-19 के कारण खो सकते हैं। कई प्रकार के और वीज़ा होते हैं, किसी दिन हम इसको डिस्कस कर लेंगे, कई बार हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया भी है। तो फिलहाल इसका उत्तर सी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस दिसंबर 2002 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, तभी से मनाया जा रहा है और इसके लिए जो तिथि है वो 23 जून की है। सी ऑप्शन करेक्ट है, 2002 से ये मनाया जा रहा है। यह दिन इसलिए भी मनाया जाता है ताकि समाज के विकास के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य को युवा पीढ़ी समझ सके और आगे उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए, जैसा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उसके लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और अंतिम प्रश्न है आज का, कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए सिप्रेमी, CIPREMI ये दवा का नाम है। ये दवा भारत में कौन निर्मित और विपणित कर रहा है? कौन सी कंपनी ऐसा कर रहा नहीं है, ऐसा करेगी, ऐसा प्लान बनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये जो दवा है, अभी तो एक दवा है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो जापान ने किया है और आपातकालीन उपयोग इसका होता है। अभी ये इंजेक्शन के फॉर्म में ही शायद उपलब्ध है। और अमेरिका की एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है गिलियड साइंसेज, उसने अभी इसको सिप्ला के साथ साझा किया है कि यहाँ पर निर्माण और विपणन वही करेगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है और इस दवा का नाम है सिप्रेमी। ठीक है, और अभी तो एक चर्चा में और आई है, बाबा रामदेव ने भी कुछ दवा डेवलप की है, उसको कुछ कोरोनिल कुछ नाम ऐसा चर्चा में चल रहा है, अभी तो सोशल मीडिया पे चल रहा है। अगर वो सब सही रहा तो उसमें भी दावा किया जा रहा है कि 3 दिन में वो भी अस्थायी
रूप से सही कर देती है, मतलब सही कर देती है। पॉजिटिव जो कोरोना पॉजिटिव मरीज होते हैं उनमें निगेटिव रिपोर्ट आ जाती है। अब देखिए क्या होता है, अगर होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपको ये कैसा लगता है ज़रूर बताएं, अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और लोगों तक पहुँचाएं इसको। और अगर हमारे कोर्सों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है IAS प्रेप अकेडमी के नाम से, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो 6307281212 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।